मेरा नाम नम्रता है। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मगर मेरी ये सुंदरता उस रात किसी काम न आई थी। मैं बस अपने भारी से लहंगे में दौड़ती चली जा रही थी। मुझे बस इसी बात की फिक्र थी कि अगर मेरे कदम रुक गए तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। आखिरकार मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। मैं भागते भागते रेलवे स्टेशन तक आ गई थी और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की नज़रों से बचकर यहाँ आई थी। अगर मैं पकड़ी जाती तो मेरा अंजाम बहुत बुरा था। इसलिए मैं बार बार मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे कदम ना रुकें और जिस मकसद से मैं घर से निकल कर आई हूँ, मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। लेकिन वक्त निकला जा रहा था और मुझे जल्द से जल्द ट्रेन पकड़नी थी। इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर जाना था, क्योंकि मुझे थाणे रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर आने वाली थी, इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की सहायता लेनी पड़ी। मैं जल्दी से भागती हुई सीढ़ियां पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर पहुंचना चाहती थी। मैं सीढ़ियों तक पहुंचने ही वाली थी जब अचानक मेरे कदम रुक गए और मेरी नज़र जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी, मैंने गौर से देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये बात सन 2015 की है, जब मैं इस अनजान शहर में पहली बार आई थी। ये शहर है ख्वाबों का शहर मुंबई। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ खींच कर ले आई थी। यहाँ आने से पहले मेरी ज़िंदगी बड़ी ही बेरंग हुआ करती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरी मम्मी जिंदा थी, जो मेरा और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी ज़िंदगी मम्मी के होते हुए बहुत अच्छी गुजर रही थी। मम्मी हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। मैं स्कूल से आती तो वो मेरे लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी और घर के सारे काम भी खुद ही किया करती थी। मेरी मम्मी से बहुत अच्छी कुकिंग आती थी। उनके हाथ का खाना मुझे बहुत ही पसंद था। उनके होते हुए कभी मैंने कुकिंग तो नहीं की थी, मगर मैं उन्हें कुकिंग करते हुए देखती रहती थी। मेरी मम्मी के हाथ में इतना टेस्ट था कि आस पड़ोस में भी खाना बनाकर वो दिया करती थी, तो आस पड़ोसी उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। मेरी मम्मी एक ऐसी औरत थी जो पड़ोसियों से भी मेलजोल बढ़ाकर रखती थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे जो कि अलग अलग शहरों में रहते थे। हमारे अपने शहर थाणे में तो सिर्फ मेरी एक बुआ ही रहा करती थी। मैं अपनी बुआ जी से बहुत प्यार करती थी। कभी कभी बुआ जी के यहाँ चली जाती थी। जिस समय मेरी माँ जिंदा थी, उस समय मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ज़िंदगी में बदलाव तो उस समय आया जब मेरी माँ बीमार रहने लगी। वो कोई ऐसी वैसी भी बीमार नहीं थी, बस मामूली सी उनकी तबीयत ख़राब होती रहती थी, मगर कभी कभी वो अपने पेट में दर्द बताया करती थी। भैया और मैं उनसे डॉक्टर के यहाँ चलने की बात करते तो वो साफ इनकार कर दिया करती थी। कहती थी कि मेरे अंदर डॉक्टर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, तुम लोग मुझे पेन किलर दे दो, मैं उसे खाकर सो जाऊंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और हर बार ऐसा ही होता था। जब भैया माँ को पेन किलर लाकर देते थे तो उनके पेट दर्द को राहत मिल जाती थी और फिर वो सो जाती थी। उसके बाद कई कई दिनों तक उनके पेट में दर्द नहीं उठता था। इसलिए कभी हमने भी माँ के पेट दर्द होने पर इतना ध्यान नहीं दिया। बस जब कभी कभी उनके पेट में दर्द उठता था तो हम लोग उन पर ध्यान दे दिया करते थे, मगर हमें नहीं पता था कि उनके पेट में अंदर ही अंदर क्या बीमारी बन रही है, जिसकी वजह से उनको दर्द उठता ही रहता है। इस बात का पता तो हमें जब चला जब लगातार 2 दिन तक माँ के पेट में दर्द उठता रहा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो दर्द ऐसा था कि एक रात जब उठना शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात का समय था और माँ दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। हम लोग भी सोते से उठकर बैठ गए थे और माँ से पूछ रहे थे, माँ आपको क्या हुआ है? माँ बस अपने पेट को पकड़कर यही कह रही थी कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भैया जल्दी से अपने बिस्तर से उठे और डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए थे, मगर आधी रात का समय था, किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक नहीं खुला हुआ था। इसलिए भैया मजबूरन माँ को लेकर अस्पताल जाने का बंदोबस्त करने लगे। इतने में वो अपनी बाइक निकाल ही रहे थे कि माँ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और अपने पेट को पकड़कर बुरी तरह से करराहने लगी। मैं भी उनको देखकर बहुत डर गई थी। शायद उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं माँ को बार बार तसल्ली दे रही थी। कभी उनका पेट सहलाती तो कभी उनके लिए गर्म पानी लेकर आती। मेरी आंखों से भी अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। फिर माँ चीखते चीखते अचानक बेहोश हो गई। उस समय मेरी भी जोरदार चीख निकल गई थी। भैया और मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे कि आखिर माँ बेहोश क्यों हो गई है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही।
भैया ने जब माँ का शरीर छूकर देखा तो वो कहने लगे कि घबराने की बात नहीं है, माँ की सांसें चल रही है, तुम रो रो कर क्यों मुझे भी डरा रही हो। डरने की बात तो थी ही, माँ का बेहोश होना कोई मामूली बात नहीं थी, और फिर ऐसे समय पर जब उन पर बहुत तकलीफ थी। भैया ने जल्दी से माँ को गोद में उठाकर अपनी बाइक पर बैठाया। मैं भी माँ को पकड़कर उनके पीछे ही बैठ गई थी। भैया ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और फिर हम लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए थे। माँ को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। भैया मुझे तसल्ली दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि अभी हमने रिपोर्ट्स नहीं की है, लैब सुबह के समय खुलेगा और तभी रिपोर्ट्स होंगी। रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आपकी माँ को क्या परेशानी है। अभी फ़िलहाल हमने उन्हें दवाई दे दी है, उनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो गई है। भैया और मैंने सुकून की सांस ली थी। अब हमें सुबह का इंतज़ार था। सुबह होते ही माँ की रिपोर्ट्स भी हो गई थी और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बड़ी ही अजीब थी। मेरी माँ के पित्ते में पथरियाँ थीं जिनके भरने की वजह से पित्ता फट चुका था और उसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया था। उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर अपनी तरफ से उनका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इलाज के दौरान मेरी माँ दम तोड़ गई और फिर हम दोनों भाई बहन के सर से माँ और पिता दोनों का ही साया उठ गया था। हम दोनों अनाथ हो चुके थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि भैया ने अपने आंसू पी लिए थे। वो अंदर ही अंदर रो रहे थे। वो मेरे सामने रोकर अपनी बेबसी जाहिर नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मैं भी रोने लगा तो मेरी बहन को हिम्मत कौन देगा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे माँ ने मेरा ख्याल रखा था। वो मेरी माँ भी बनकर दिखाएंगे और मेरे पिता भी। कहने को तो मैं अच्छी खासी बड़ी थी, मगर अपने माता पिता के लिए तो हर औलाद बच्चे समान ही रहती है। माँ के चले जाने के बाद घर पूरी तरह से सूना हो गया था। शरद भैया जल्दी ही ऑफिस से घर आ जाते थे क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र हुआ करती थी। मैं अब घर में अकेली रहने लगी थी। मैं सारा दिन माँ को याद करके रोती रहती थी। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, इसीलिए मैं घर का कोई काम नहीं कर रही थी। कई दिनों तक मैंने अपने आप को कमरे तक ही सीमित करके रख लिया था, लेकिन भैया ऑफिस से आते समय बाजार का खाना लेकर आ जाते थे। मगर अब ऐसा कितने दिनों तक चल सकता था। इसीलिए मैंने माँ की मौत पर सब्र किया और धीरे धीरे घर के सारे काम काज करने लगी। मैं माँ के सामने घर के सारे काम किया करती थी, मगर कभी मैंने खाना नहीं बनाया था। लेकिन अब माँ के जाने के बाद तो भैया कब तक बाजार से खाना ला सकते थे, इसलिए मैंने अब किचन में जाना शुरू कर दिया और अपने हाथों से खाना भी बनाने लगी। मैं भले ही खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन मैंने कई बार अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा था, इसलिए मैंने उसी तरीके से खाना बनाना शुरू किया। पहली बार ही जब मैंने दाल चावल, दही का रायता और मूंग दाल का हलवा बनाया तो वो बहुत टेस्टी बना था। भैया ने मेरे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था कि तुमने पहली बार में ही खाना बनाया है और वो भी इतना अच्छा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम माँ की तरह कुकिंग करने लगी हो। आज अगर माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। भैया ने जितनी तारीफ़ की थी उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पहले भी कई बार कुकिंग कर चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हुई थी और फिर उसके बाद से मेरे अंदर खाना बनाने की एक हिम्मत बंध गई थी। अब घर में ज़्यादातर खाना मैं ही बनाया करती थी। भैया को बाज़ार का खाना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर भैया मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं भूलते थे। माँ की याद तो आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं और भैया एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। फिर लोग भैया से कहने लगे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैं भी यही चाहती थी कि भैया की शादी हो जाए। मैंने भैया से कहा कि भैया, लोग ठीक कहते हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिन गुजरने के बाद भैया ने मुझे अपनी पसंद के बारे में बता दिया था। दरअसल वो किसी लड़की को पसंद करते थे। भैया ने कहा था कि तुम उसके घर रिश्ता लेकर चली जाओ। इस तरह मैं अपनी होने वाली भाभी के यहाँ रिश्ता लेकर चली गई थी। मेरे भैया देखने के अच्छे थे और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, इसलिए लड़की वाले भी इस रिश्ते से फ़ौरन ही तैयार हो गए थे। मेरी भाभी सुमन बहुत सुंदर थी। वो मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। भैया और उनका कॉलेज टाइम से अफेयर चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। भैया की शादी पर मैं बहुत खुश थी। उनकी शादी खूब धूमधाम से हुई थी, मगर इस बीच हम दोनों को ही अपनी माँ बहुत याद आई थी। भाभी घर आ गई तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैं अकेले ही घर के सारे काम किया करती थी।
अब भाभी घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करेंगी और मेरा अकेलापन भी ख़त्म हो जाएगा। शुरू शुरू में तो कुछ दिनों तक भाभी बिल्कुल ठीक रही थी। जैसा मैंने सोचा था भाभी बिल्कुल वैसी ही थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था भैया ने धीरे धीरे उन्हें घर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी। उसी हिसाब से भाभी बदलने लगी थी और फिर भाभी के दिमाग आसमान पर पहुंचने लगे थे। सुमन भाभी, जो कि पहले मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन अब सारा सारा दिन वो अपने कमरे में टीवी के आगे बैठी रहती थी और हमेशा भैया के साथ कहीं न कहीं बाहर घूमने जाती रहती थी। वो दोनों पति पत्नी बाहर घूमने जाते थे तो मैं उन दोनों के लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी, लेकिन भैया भाभी कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे। इस तरह मेरा खाना वेस्ट होता था। एक दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी आप दोनों मुझे बिना बताए घर से बाहर चले जाते हो और बाहर से खाना भी खाकर आ जाते हो। इस तरह घर का खाना वेस्ट होता है। आप लोग मुझे बताकर जाया करो कि आपको बाहर खाना खाना है। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं और तुम्हारे भैया खाना वेस्ट करते हैं? अरे जब तुम्हारा भाई खुद ही कमाता है तो खाना वेस्ट होने की फिक्र भी उसे ही होनी चाहिए। इतने में ही भैया वहाँ पर आ गए। भैया पूछने लगे कि क्या बातें कर रही हो, तो भाभी ने उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बात बताई। भाभी ने कहा, तुम्हारी बहन का मतलब है कि हम खाना वेस्ट करते हैं। तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाते हो और मुझे बाजार का खाना खिलाते हो, तो ये बात तुम्हारी बहन को बुरी लगती है। मैंने कहा, भाभी आप ये क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ आपसे कह रही थी कि आप मुझे बताकर जाया करो। आपने तो बात को कुछ और ही दिशा दे दी। भैया कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो नम्रता? हम तुम्हें कहीं भी क्यों बताकर जाया करें? तुम इतनी बड़ी हो गई हो जो इस घर में तुम्हारी मर्जी चला करेगी। भाभी कहने लगी, मैं आपसे कहती थी ना कि आपकी बहन बहुत बदतमीज़ है, मुझे पलटकर जवाब देती है। आज आपने खुद ही देख लिया ना कि इसकी बातें कैसी हैं। भैया भाभी की बातें सुनकर तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। भाभी तो भाभी, मगर भैया भी भाभी जैसी ही कहने लगे थे। उन्हें अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। भाभी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी समय से भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं, क्योंकि आज उनकी बातों से मुझे इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था। भाभी घर में बिल्कुल मलिकाओं की तरह रहने लगी थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। जिस दिन से भाभी हमारे घर में आई थी, भैया मुझ पर किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं देते थे। न उन्हें इस बात की परवाह थी कि कुछ मेरी भी ज़रूरतें हैं, मुझे पैसों की भी ज़रूरत होती थी। भैया ने तो शादी के कुछ दिनों बाद से ही घर खर्च भाभी को देना शुरू कर दिया था और फिर तभी से हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ती चली गई थी। भाभी का जो मन करता वो वैसा ही किया करती थी। एक मैं थी जो ये सब कुछ खामोशी से सहन कर रही थी। भैया ने भाभी को हर चीज़ की परमिशन दी हुई थी। घर के हर छोटे से बड़े काम तक की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। भाभी को अब किसी बात से कोई मतलब नहीं था। मेरी तो अगर तबीयत खराब भी होती तो भैया भाभी को कोई परवाह नहीं होती थी। वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। कई कई दिन तक भैया भाभी घर से बाहर घूमने के लिए जाते रहते थे और इस दौरान भी मैं घर में अकेली होती थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनकी जवान बहन घर में अकेली है। मैं जब घर में रात के समय अकेली होती तो मैं बुआ जी के घर चली जाती थी। एक दिन मैंने बुआ जी को भैया भाभी की सारी हरकतों के बारे में बता दिया था। बुआ जी को बहुत गुस्सा आया था। वो उसी समय भैया से सवाल करने के लिए आ गई थी कि तुम शायद अपनी पत्नी के आ जाने से बहन की जिम्मेदारियों को भूल गए हो। बुआ जी जब घर आई तो उन्होंने भैया भाभी को डांट लगाई थी। भैया से कहा था कि तुम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, मगर इस लड़की ने तुम्हें अपने जैसा कर दिया। क्योंकि बुआ जी को भाभी पहले से ही पसंद नहीं थी। यही कारण था कि वो भैया भाभी की शादी में भी शामिल नहीं हुई थी। बुआ जी चाहती थी कि उनकी देवरानी की बेटी मेरे भैया की पत्नी बने, मगर भैया को तो भाभी पसंद थी, इसलिए उनकी शादी कहीं और कैसे हो सकती थी। भैया ने तो उसी समय बुआ जी से माफ़ी मांग ली थी और उनको यकीन दिलाया था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। मगर उनके जाने के बाद भैया और भाभी दोनों ने ही मिलकर मुझे खूब डांट लगाई थी। भाभी कहने लगी कि ये रिश्तेदारों के यहाँ जाकर हमारी चुगलियाँ करती है। तुम्हारी बहन अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाया करो। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। मैंने कहा, मगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। भैया कहने लगे कि एक न एक दिन तो तुम्हें इस घर से जाना ही है। मैंने कहा, मगर आपके निकालने से मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। भैया को लगा कि मैं उनसे बदतमीज़ी कर रही हूँ, उनके आगे ज़ुबान चला रही हूँ, इसलिए भैया कहने लगे कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ और तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भाभी कहने लगी
कि इसके लिए अच्छा रिश्ता देखने की क्या ज़रूरत है। अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ सब लोगों को अपने इशारों पर नचाकर रखेगी। इसके लिए तो कोई ऐसा ससुराल ढूंढना जहाँ पर सबके बीच दबकर रहे, वरना हर दिन इसकी उनसे लड़ाइयाँ हुआ करेंगी। इसी तरह से जिस तरह से हम पर ये अपनी ज़ुबान चलाती है, वो लोग बार बार यहाँ शिकायतें लेकर आया करेंगे। तो क्या आप बाद में भी इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे? आखिर कब तक आप इसको बर्दाश्त करते रहोगे? मेरा तो कहना यही है कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो और इसे इस घर से निकाल दो। भैया कहने लगे कि हाँ, मैं इसके लिए कोई रिश्ता देखता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं इन लोगों की बातों से इतनी ज़्यादा तंग आ गई थी कि मैं रातों को रोया करती थी। मैं अपने दिल का हाल किसको सुनाती? इसलिए मेरे पड़ोस में रहने वाली कुछ लड़कियां थीं जो मेरी सहेलियां बन गई थीं। उनको मैं अपने दिल का हाल सुनाती रहती थी। उन लोगों को मुझ पर बहुत तरस आता था, क्योंकि वो भी मेरी भाभी को अच्छी तरह से जान गई थी कि भाभी कितनी चालबाज थी और कितनी चालाकी से वो भैया से झूठ बोला करती थी। मेरे भैया, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखने का मुझसे वादा किया था, वो अपनी पत्नी के आने के बाद ऐसे बदल गए थे जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। भाभी तो वैसे भी यही चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से अपने घर से चली जाऊं और फिर भाभी पूरे घर पर अपना कब्जा कर ले। उन्हें मैं अकेली बोझ लगती थी और उन्हें ये सब बहुत बुरा लगता था कि मेरा भाई मेरा ख्याल रखे। तभी तो उन्होंने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया था। कुछ दिन गुजरे तो भाभी ने भैया से मेरे रिश्ते की बात की थी। भाभी ने लड़के का फोटो भैया को दिखाया तो भैया ने फोटो ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगे कि मैं अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करूँगा। मेरी बहन की उम्र इतनी भी नहीं है कि मैं उसकी शादी इस बूढ़े आदमी से करूँ। ये सुनकर तो मेरा शरीर काँप उठा था। भाभी मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाना चाहती थी। मैं उन दोनों की बातें दरवाजे से खड़ी हुई सुन रही थी। जब भाभी ने भैया से कहा कि तुम्हारी बहन की शादी इस आदमी के साथ हो जाएगी तो तुम्हारा भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिनों से आप बहुत परेशान चल रहे हो। भैया कहने लगे कि हाँ, मेरी नौकरी खतरे में है, किसी भी दिन जा सकती है। भाभी कहने लगी कि आदमी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है। मेरे भाई ने मुझे इसके बारे में बताया है कि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हम नम्रता की शादी इसके साथ करवा देंगे तो इसे हमसे दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये तो खामोशी से नम्रता को शादी करके अपने साथ ले जाएगा। और तो और नम्रता के साथ इसकी शादी करवाने पर वो हमें हमारी मुंह मांगी कीमत भी दे सकता है। भैया कहने लगे कि तुम्हारा क्या मतलब है? भाभी ने उनको समझाया कि मैं जानती हूँ कि आपकी नौकरी खतरे में है। ज़रा सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली गई तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा और फिर आप अपनी बहन की शादी कैसे करोगे? इसलिए मुझे तो यही रिश्ता बेहतर लग रहा है। वैसे भी आप अपनी बहन का ऐशो आराम चाहते हो, वो इसके घर में ऐशो आराम करेगी ना। भला किसी फैक्ट्री के मालिक से शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं है। आपकी बहन एक अमीर इंसान की पत्नी बन जाएगी और फिर वही इंसान आपको भी आपकी मुंह मांगी कीमत देकर आपकी मदद कर देगा। मेरे भैया के दिल में धीरे धीरे लालच आने लगा था और फिर भैया ने भाभी से कहा कि मैं सोच समझकर जवाब देता हूँ। मैं बहुत डर गई थी कि अगर भैया भाभी ने मेरी शादी इस बूढ़े इंसान के साथ करवा दी तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझे उस दिन अपनी माँ बहुत याद आई थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मगर अगले दिन मुझे पता चला कि भैया ने मेरा रिश्ता उस बूढ़े आदमी के साथ तय कर दिया। मुझे भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि वो पैसों के लालच में कभी नहीं आएंगे। न जाने मेरे भाई को क्या हो गया था, वो तो पूरी तरह से बदल गए थे। भाभी ने मुझे जब इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूँगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ करते हुए? भाभी कहने लगी कि तुम्हारी शादी से हमें भी फ़ायदा होगा, इसलिए तो तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ये कहकर भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लेकिन जब भैया घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और मैंने कहा, भैया प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। आप चाहो तो सारी ज़िंदगी मेरी शादी मत करवाना। मैं सारी ज़िंदगी इस घर के कोने में खामोशी से पड़ी रहूँगी, मगर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। भैया ने मुझसे प्यार से कहा, देखो नम्रता, मैं इन दिनों बहुत परेशान चल रहा हूँ। तुम्हारी अगर उस आदमी के साथ शादी हो जाएगी तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अरे तुम्हारे भाई का कारोबार चल पड़ेगा। मैंने कहा, तो क्या अपना कारोबार चलाने के लिए आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो? भैया भाभी को मेरी बातों पर बहुत गुस्सा आया था। भैया ने कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी शादी तो यहीं पर होगी। मेरा यही फैसला है और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैंने रोते हुए ये बात जब अपनी सहेलियों को बताई तो उनको मेरे ऊपर बहुत तरस आया था। वो 2 लड़कियां थीं,
वो दोनों ही हमारे मोहल्ले में रहती थी। बचपन से मैं उनको जानती थी, मगर अब जब से मैं अकेली हुई थी तब से मेरी उनसे जान पहचान बहुत अच्छी हो गई थी। अंशिका और रीमा दोनों ही मेरी सुख दुख की साथी बन गई थी। उन दोनों को मुझसे बहुत हमदर्दी होती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे भैया भाभी जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। रीमा ने मुझे एक एडवाइस दी। रीमा कहने लगी कि तुम अपने भैया की मर्जी के मुताबिक शादी कर लो। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, मेरा गुजारा ऐसे इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो रीमा कहने लगी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम शादी वाले दिन शादी से कुछ देर पहले घर से भाग जाओ। अंशिका और मैं उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। उसने बात तो बड़े ही काम की थी, मगर मैं भागकर कहाँ जाती। अंशिका ने कहा कि तुम भागकर मुंबई चली जाना। मुंबई में मेरा एक कजिन रहता है, वो तुम्हें रहने की जगह भी दिलवा देगा और तुम्हारी कहीं पर नौकरी का बंदोबस्त भी करवा देगा। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वो दोनों कहने लगी कि अगर ऐसा नहीं कर पाओगी तो तुम्हें अपने भैया भाभी की मर्जी के मुताबिक शादी करनी होगी। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे शादी तोड़कर घर से भागने वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर लगा था। 2 दिन के बाद मेरी शादी थी। जिस अमीर आदमी के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो अपने गार्ड्स के साथ बारात लेकर हमारे घर पहुंच चुका था। मेरी भाभी ने मुझे दुल्हन के कपड़े कमरे में दे दिए थे। ज़्यादा मेहमान भी नहीं थे, मगर मैंने अपनी शादी में रीमा और अंशिका को बुलाया था। उन दोनों ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया, जिससे भाभी को तसल्ली हो गई कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। भाभी ने कहा था कि थोड़ी देर में तुम्हें मंडप में बुलाया जाएगा तो आ जाना। शादी के सारे बंदोबस्त हो गए थे। अंशिका और रीमा ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और मेरा सामान भी पैक कर दिया था। उन्होंने कमरा बंद करके खिड़की से मेरे भागने का इंतज़ाम भी कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ नम्रता, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारो। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करते रहेंगे। अंशिका ने मुझे अपने कज़िन का एड्रेस दे दिया था और मुझे बताया था कि तुम्हें मुंबई की ट्रेन पकड़नी है। मुंबई जाने के बाद तुम्हें वहाँ रेलवे स्टेशन पर मेरा कज़िन मिलेगा। मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो वहाँ पर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैंने अपनी दोनों सहेलियों को गले से लगाया और मैं कहने लगी कि तुम जैसे दोस्त भगवान सबको दे। उन्होंने कहा, तुम जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तुम्हारा निकलना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, तुम हमारी परवाह मत करना। उन दोनों ने मुझे रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतार दिया था और फिर मैं दुल्हन के कपड़ों में ही वहाँ से भागने लगी। मगर गेट तक पहुँचकर मुझे एक गार्ड ने देख लिया था और फिर उसके बाद उसने शोर मचा दिया। उस बूढ़े आदमी के गार्ड्स मेरा पीछा करने लगे। मैं तेज़ तेज़ कदमों से भाग रही थी और बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते भागते भागते मैं रेलवे स्टेशन तक पहुँच आई थी। मुझे किसी भी तरह से ट्रेन में बैठना था ताकि मैं इस शहर से चली जाऊं। मुझे अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचना था जहां मुंबई जाने वाली ट्रेन आने वाली थी। मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पर बनी सीढ़ियों का सहारा लेने लगी जब अचानक मैंने सीढ़ियों के किनारे छोटे से कंबल में लिपटी एक मासूम से बच्चे को देखा जो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाला था। मैंने झट से उसे पकड़ लिया। अभी मैं सोच ही रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। मैंने इधर उधर देखा और फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं उसको गोद में उठाकर भागते हुए ट्रेन में चढ़ गई। मैंने ना कुछ सोचा ना समझा और मैं ट्रेन के एक कोने में उस बच्ची को गोद में लेकर छुप गई थी। वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे मगर उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वहाँ से चले गए और फिर ट्रेन भी चल पड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे मैंने बच्चे का मुँह खोल कर देखा तो वो बड़ी ही सुंदर लड़की थी। मुझे उसे देखकर तरस आने लगा कि आखिर कौन था जो उसे ऐसे छोड़कर चला गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं जैसे ही मुंबई पहुंच जाऊंगी इस बच्चे के बारे में पता लगवा लूंगी कि ये कौन है और रेलवे स्टेशन पर इसे कौन छोड़कर चला गया। ऊपर वाले की कृपा से मैं जैसे तैसे मुंबई के रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी मगर मेरे हाथ में ये बच्ची थी, मेरा सामान था। लेकिन मैं इधर उधर घूमकर अंशिका के कजिन मृदुल की तलाश कर रही थी। थोड़ी ही देर में मृदुल को पहचान गई थी क्योंकि उसे अंशिका ने बता दिया था कि मैं उसे दुल्हन के जोड़े में मिलूंगी। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। एक तो मैं दुल्हन के जोड़े में थी और दूसरा मेरी गोद में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा, तुम ही नम्रता हो ना? मैंने उसे बताया कि हाँ। तो उसने फ़ौरन ही मुझे अपने गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चलाते हुए वो कहने लगा, तो फिर बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, अंशिका ने तो बताया था कि आप मेरे रहने का बंदोबस्त करवा दोगे। वो कहने लगा कि देखो, तुम मेरे घर पर कुछ दिनों तक ही रह सकती हो। जैसे ही तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो जाए तुम चली जाना,
मगर ये बच्चा कौन है? क्या तुम्हारा अपना बच्चा है? मैंने कहा नहीं नहीं, ये बच्चा मुझे रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर मिला है। ये कोई छोटी सी मासूम सी बच्ची है। वो कहने लगा, तुम तो खुद खतरों से खेलकर यहाँ तक पहुँची हो, तो तुम्हें इस बच्ची को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस बच्ची से मेरा क्या रिश्ता है। शायद इसी के लिए तो मैं अपने घर से भागी हूँ। शायद ऊपर वाला मुझे इससे मिलवाना चाहता था। इस बच्ची को मैं वहाँ अकेले छोड़कर कैसे आ सकती थी? हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस मुझसे इस बच्ची के बारे में तो पूछेगी ही। अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझे अपने घर ले आया था। उसने कहा कि तुम इजी हो जाओ, ये मेरा घर है। मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ अंशिका की वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी कज़िन होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्ची को लेकर कमरे में चली गई थी। ना जाने क्यों मुझे इस बच्ची से हमदर्दी महसूस होने लगी थी। मैं इसके बारे में सोचने लगी कि आखिर इसे वहाँ कौन छोड़कर गया होगा। किसी की मजबूरी रही होगी इसे वहाँ छोड़ने की, या फिर किसी ने जानबूझकर इसे वहाँ पर छोड़ा था। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, कोई धोखे से तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने इस बच्ची की तरफ देखा जो बहुत सुंदर थी। मुझे इस पर प्यार आ रहा था। मृदुल कमरे में आया और कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्ची से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें नहीं पता कि मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, तो मेरे साथ मेरे अपनों ने क्या कुछ नहीं किया। और ये तो फिर एक लापता बच्ची है, एक ऐसी बच्ची जिसकी ना कोई पहचान है, न इसके माता पिता के बारे में कुछ पता है। सोचो समाज इसके साथ क्या करेगा। आजकल लड़कियों के साथ क्या कुछ गलत नहीं हो रहा। अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इस समाज के कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो इस पर गलत नज़र रखेंगे। वो इसे नोच डालेंगे। मैं भले ही सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी, मगर मैं इसकी माँ बनकर परवरिश करूँगी। मुझे इसके लिए जितना हो सकेगा मैं वैसा ही करूँगी। तुम मुझे अपने घर में जगह दे सकते हो तो दे दो, लेकिन ये बच्ची मेरी अकेलेपन की साथी है। शायद ऊपर वाले ने इसे मुझसे इसलिए मिलाया कि मैं इसकी मदद करूं। मेरी बात सुनकर मृदुल खामोश हो गया था। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मगर तुम अब क्या करोगी? मैंने कहा, मैं कोई नौकरी तो नहीं कर सकती, क्योंकि इस मासूम बच्ची को मैं किसके हवाले छोड़कर जाया करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो। जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी सहेलियों की तो शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ तुम्हारी भी बहुत हूँ। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकती हो। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इस बच्ची के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। ना जाने क्यों इसको रोते हुए और तकलीफ़ में देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मेरे तो इस दुनिया में सिर्फ माता पिता नहीं थे, तभी मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी। जबकि मैंने बड़े होकर अपने माता पिता का साथ छोड़ा था, मगर इसने तो होश भी नहीं संभाला, तभी से इसके माता पिता इससे दूर हो गए। मैंने ठान लिया था कि मैं इसकी खातिर वो सब कुछ करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैंने इसको अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार किया। मैंने देखा था कि मृदुल बाजार से लेकर खाना खाया करता था। मृदुल एक अच्छा लड़का था। उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया हुआ था, जिस कमरे में वो मेरी मौजूदगी में कदम तक नहीं रखता था। वो सारा दिन जॉब पर होता था। वो अपने साथ साथ मेरे लिए भी खाना लेकर आता, और इस बच्ची जिसका नाम मैंने उम्मीद रखा था, वो उसके लिए भी दूध लाया करता था। इस बच्ची से मुझे जीने की नई उम्मीद मिली थी, इसलिए मैंने इसका नाम उम्मीद रख दिया था। मैं इसका बहुत ख्याल रखती थी। इससे मुझे दिली लगाव हो गया था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे ये बात बुरी लगने लगी कि बेचारा मृदुल मेरे लिए और उम्मीद के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। वो जिस तरह से अपने लिए सुबह से नाश्ते से लेकर रात तक का खाना बाजार से लेकर आता था, उस हिसाब से तो उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होंगे। मैंने देखा तो उसके घर में ज़्यादा राशन भी मौजूद नहीं था। एक दिन मैंने मृदुल से कहा, मृदुल आप अपने किचन में राशन भरवा दीजिए, फिर आपको बाजार से खाना लाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सारा दिन घर में अकेली ही तो होती हूँ, और फिर उम्मीद भी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती, इसलिए मैं आपके और अपने लिए खाना बना लिया करूँगी। बाजार का खाना खाने से लोग बीमार पड़ते हैं और साथ ही साथ पैसों की भी फिजूल खर्ची होती है। मेरी बात सुनकर मृदुल कहने लगा कि तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए तो मैं तुम्हें सारा सामान लाकर दे दूँगा।
अगले दिन उसने मुझे खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान लाकर दे दिया था और फिर मैंने जब खाना बनाकर उसको खाने के लिए दिया तो उसे मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आया था। उसने तो तारीफों के ढेर लगा दिए थे। वो कहने लगा कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, ये खाना तो बाजार के खाने से भी बहुत अच्छा है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मैंने कहा, मैंने किसी से नहीं सीखा है, मेरी मम्मी भी अच्छा ही खाना बनाया करती थी। मैं उनको देख देख कर सब कुछ सीखी हूँ। अब मैं उसके लिए हर रोज़ खाना बनाती तो वो बहुत खुश होता था और रोज़ ही मेरे खाने की तारीफ करता था। एक दिन मृदुल कहने लगा, नम्रता, तुम कोई नौकरी करना चाहती थी ना? मैंने कहा, हाँ चाहती तो थी, मगर उम्मीद की तरफ से मजबूर हूँ। तो वो कहने लगा कि मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। बाजार का खाना तो वैसे भी नुकसानदेह होता है। मैं अगर उन लोगों को तुम्हारे खाने के बारे में बताऊं तो वो लोग तुम्हारा खाना ऑर्डर किया करेंगे। इस तरह तुम भी पैसे कमा सकोगी। मैंने कहा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ, आजकल क्लाउड किचन चल चुके हैं, लोग घरों से खाना बनाकर भेज रहे हैं। तुम एक काम करो, कल खाना बनाकर तैयार रखना। कल मैं अपने ऑफिस के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना टेस्ट करवा दूंगा। अगर उन लोगों को तुम्हारा खाना पसंद आया तो फिर समझो कि तुम्हें ही उन लोगों को खाना बनाकर देना होगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल खाना बनाकर तैयार रखूंगी। और अगले दिन मैंने टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मृदुल मेरे हाथ का बना खाना अपने ऑफिस ले गया था और मैं सारा दिन उसका इंतज़ार करती रही थी। रात को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे खुशखबरी दी। कहने लगा, वहाँ सब लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया था और सभी का कहना है कि कल से यही खाना वो लोग खाने वाले हैं। मृदुल की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया था और अब उसके ज़रिए मैंने क्लाउड किचन खोल लिया था। मैं रोज़ खाना बनाती और मेरा खाना मृदुल के ऑफिस में चला जाता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना इतना टेस्टी होता है, जिसे लोगों ने बहुत प्यार और प्रशंसा दी। मैं धीरे धीरे कामयाब होने लगी। मृदुल ने मेरा पूरा साथ दिया था। उम्मीद भी धीरे धीरे 6 महीने की हो गई थी और इन 6 महीने में मैंने अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। शायद मेरी कामयाबी के पीछे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं एक दिन इस तरह भी काबिल हो सकूंगी। अब लोग मेरे हाथ का बना हुआ खाना ऑर्डर किया करते थे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें घर के खाने की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादातर मुझसे ही कांटेक्ट करते थे। मृदुल की जॉब भी अच्छी जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरा भी हाथ बटाने लगा था। मेरी बातचीत अंशिका और रीमा से भी शुरू हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और हमसे भी कई बार पूछा था कि नम्रता कहाँ भाग गई है, मगर हमने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। मेरे हाथ का बना खाना लोगों को डिलीवर होता है और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी, मगर जब मैंने उम्मीद के बारे में उनको बताया तो वो चौंक गई थी। उन्होंने कहा, शायद इस बच्ची की वजह से ही तुम कामयाब हुई हो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो भले ही हम अपनी नेकियां करके भूल जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला उन सबको देखता रहता है और एक न एक दिन हमें हमारी नेकियों का फल ज़रूर मिलता है। आज इस बात को पूरे 7 साल गुजर गए। उम्मीद अच्छी खासी बड़ी हो गई। मैंने उसको एक माँ बनकर पाला, उसकी अच्छी परवरिश की, उसको अच्छे संस्कार दिए और मैं इन 7 सालों में इतनी कामयाब हो गई कि आज शहर के सबसे बड़े लोगों में मेरा नाम शामिल होता है, क्योंकि मैंने अपने क्लाउड किचन से काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी पैसा कमाया। बल्कि मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया जिसमें मेरी मदद मृदुल ने की। हमने एक बड़ी सी अचार कंपनी लॉन्च की और आज शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हमारी कंपनी का अचार लोग खाते हैं, बल्कि बाहर विदेशों में भी हमारा अचार सप्लाई होता है। मेरे हाथ के बने खाने को लोगों ने जितना प्रेम दिया, उतना ही प्रेम मेरे हाथ के बने हुए अचार को दिया गया था। मैंने अपनी कंपनी में बहुत सी ऐसी लड़कियों को नौकरी दी जो अकेली होती हैं, जिनसे अच्छा खाना बनाना आता है और जिनका मेरी तरह कोई नहीं है। आज वो मेरी ही कंपनी में काम करती हैं, पैसा कमा रही हैं। मुझे इतना कामयाब होता हुआ देखकर मृदुल के दिल में ख्याल आया कि उसे मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसका कहना था कि जो इंसान किसी की बेवजह ही इतनी मदद कर सकती है जिससे उसका कोई रिश्ता भी नहीं हो, तो फिर जब वो रिश्ते में बंध जाएगी तो दूसरों का कितना ख्याल रखेगी और कितनी मदद करेगी। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं मान गई थी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। आज भी हम दोनों मिलकर अपनी कंपनी चला रहे हैं। मृदुल ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो मेरे साथ ही मेरी कंपनी का हेड बना और मेरा सहारा बनकर खड़ा हुआ।
जबकि उम्मीद एक अच्छे स्कूल से शिक्षा हासिल कर रही है। हमने उसे कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं अगर उसकी माँ बन गई तो मृदुल उसका पिता बन गया था और उसको यही लगता है कि हम दोनों उसके माता पिता हैं। भले ही मेरी कामयाबी का सफ़र शब्दों में बहुत आसान है, मगर ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस सफ़र में मृदुल ने मेरा साथ दिया तो शायद मुझे आसानियाँ लगने लगी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक मासूम बच्ची को सहारा दिया, उसका ख्याल रखा, उसकी परवरिश की। उसका सिला ही मुझे ऊपर वाले ने इस तरह दिया कि आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ और अब मुझे शायद अपने भैया भाभी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं उन्हें पूरी तरह से भूल गई हूँ। बस मैं, मेरा पति और मेरी बेटी, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।